अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं सेनेट इलेक्शंस की। जी हां, ऐवान बाला में जगह बनाने का मार्का किसकी होगी फतह और किसकी शिकस्त। और इस सब से पहले हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि करप्शन का शोर है, हॉर्स ट्रेडिंग का शोर है, पैसे देने और पैसे लेने का शोर है, ओपन बैलेटिंग, सीक्रेट बैलेटिंग का शोर है। और पीडीएम के मुश्तरका जो मेंबर्स हैं या जो मुश्तरका कैंडिडेट्स हैं सेनेट के इलेक्शंस के लिए, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब इस्लामाबाद के नशिस्त से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। उनके मुकाबले में होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल हफीज शेख साहब। और अब्दुल हफीज शेख साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि इससे पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 2013 तक, तो तब फाइनेंस मिनिस्टर रहे और अब पीटीआई के कैंडिडेट हैं सेनेट के लिए। और साथ में ये सवाल भी उठाया जा रहा है पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से और पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था कि उनको मौका दिया जाएगा जो हमारे वर्कर्स हैं, यानी कि जिनके पास ना तो पैसा है, ना ही उनकी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शंस हैं और कोई ऐसा उनका ग्रुप है कि जिसकी वजह से उन्हें सपोर्ट किया जाएगा और फेयरली लोगों को टिकट की तकसीम होगी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम का, जनरल इलेक्शन से पहले मुहिम का हिस्सा भी रहा है। लेकिन जो नाम सामने आए हैं उनमें वर्कर्स हमें दिखाई नहीं दे रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे जी मौजूद मेहमानों के साथ, और इस बात पर जरूर जोर देंगे कि करप्शन के खात्मे का जो जिम्मा लिया है इमरान खान साहब ने, और शिबली फराज साहब ने भी कहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि करप्शन खत्म हो। तो क्या सिर्फ सेनेट के इंतखाबात तक कि हम करप्शन खत्म करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सोसाइटी में और सरकारी इदारों में जो लोगों को मुश्किलात होती हैं, जो वहां पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी खत्म किया जाए। बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिब ने। आलिया साहिब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें साथ में ज्वाइन किया है JUIF से कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन शो टुनाइट। सबसे पहले आलिया साहब आपकी तरफ आते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में, इब्तदाइये में मैंने जो सेनेट की पूरी सिचुएशन चल रही है, जो ये मार्के के लिए जोड़ तोड़ चल रहा है, या हमने देखा कि मुश्तरका कैंडिडेट्स हैं अपोजिशन के, और फिर पीटीआई के जोर की जी करप्शन खत्म करेंगे, और फिर जो टिकट्स की एलोकेशन है उस पर भी बात होती रही है। तो अब जब ये नाम सामने आए हैं, तो मेरा आपसे पहला सवाल इस हवाले से यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन लोगों को टिकट्स दिए हैं, क्या आप समझती हैं कि वो सही तकसीम हुई है, एलोकेशन ऑफ टिकट्स हुई है? जैसा कि अब्दुल हफीज शेख साहब हैं, या पीटीआई बलूचिस्तान एतराज कर रही है कि वहां पर अब्दुल कादिर साहब को आपने टिकट दे दिया, उनका बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक था, उन्होंने पार्टी छोड़ी और आपने अपने किसी बंदे का चुनाव करने के बजाय आपने उन्हें टिकट दे दी। थैंक यू मुर्तजा साहब, एंड इट्स ऑलवेज अ ग्रेट ऑनर टू बी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं, JUIF के यहाँ पर बैठे हैं, डिनाई कर सकते हैं तो डिनाई कर दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भाई अताउर रहमान, दामाद जुबैर अली, साली नईमा बीबी को सेनेट की टिकटें दे दी, जबकि बाकी अपने पार्टी के वर्कर्स को जन्नतों की टिकटें दे दी। सीरियसली? अब आ जाएं आप इनके ऊपर, ये जो नारा लगाते हैं ना सिंध का और सिंधु देश का, यानी पीपल्स पार्टी के ऊपर, इनकी हालत ये है मरसू मरसू सिंध को कुछ ना देसूं, यानी सिंध को मैं कोई सीट नहीं दूंगा। आपने देखा किस तरह से जो इनकी पलवशा खान है, इन्होंने चकवाल से उठाकर उनको सिंध की सीट दे दी। अब आ जाए आप हमारे लोगों की तरफ, और इसी तरह से अगर आप PMLN को देखें तो जुबैर उमर साहब जो एक दफा सिंध के गवर्नर रहे हैं, आज वो पंजाब की टिकट पे PMLN का इलेक्शन लड़ेंगे। देखें, बात जब होती है, हम जब बात करते हैं मेरिट की, तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, हमारे लीडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बात करते हैं मेरिट के ऊपर टिकट देने की। मैं आपको बता देती हूं, पंजाब से इजाज चौधरी साहब, सबको पता है कि इजाज चौधरी साहब हमारे पुराने लीडरशिप पंजाब का, उन्होंने इलेक्शन जीता था प्रेसिडेंट का, जो हमने अपनी पार्टी इलेक्शन कराया था। हमारी फौजिया अरशद साहिबा है जो UC लेवल की एक वर्कर है, UC लेवल की, हमने ये बात भी नहीं की। फिर हमारे नजीबुल्लाह खटक साहब है, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। सैफुल्लाह नियाजी साहब हैं जो पहले दिन से उन्होंने, जिसे कहना, अपना बचपन PTI को, बचपन जवानी सब कुछ PTI को दिया है। उसके अलावा आप जितने नाम लेते हैं, मैं हफीज शेख साहब का नाम लिया ना, मैंने तो प्रोग्राम के आगाज में आलिया साहब हफीज शेख साहब का नाम लिया।
देखिए, मैंने तो इसीलिए कहा ना कि खान साहब ने अपने किसी दोस्त को, अपनी किसी बहन को, अपने किसी भाई को, अपने किसी कजन को अगर टिकट दिया हो तो हम ये कहें कि मैरिट की धज्जियां उड़ाई गई। हमने तो आपको एग्जाम्पल दे दिए, जिस सूबे का जो रिहायशी था उसको टिकट दी गई। आपके पास सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, मेरे पास दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जो मेरे पास एग्जाम्पल है, क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकती हैं? देखें, बिल्कुल जी, मैं उसको जस्टिफाई कर सकती हूँ। मैं इसलिए जस्टिफाई कर सकती हूँ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की जो परफॉर्मेंस है दैट इज आउटस्टैंडिंग। इस वक्त अगर आप जो भी हालात देखें, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट देखें, पिछले 6 महीने से वो सरप्लस में जा रहा है। आपका ट्रेड डेफिसिट यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस आपका श्रिंक करता जा रहा है। इसी तरह से अगर आप जिस चीज को भी देखें, आप टैक्स बेस को देखें, हमारी टैक्स बेस अच्छी हो रही है। हम एफबीआर की रिफॉर्म्स की बात करें, हमारी वो चीजें अच्छी हो रही है, वो डिजर्व करते थे इस्लामाबाद से आने का। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो हमें ये देखनी चाहिए, हम उन्हें कंप्लीट अथॉरिटी देना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और जिस तरह से हम कोर्ट्स के ये परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट एलोकेशन है, राइट? देखिए, एग्जैक्टली पीटीआई ने किसी रिश्तेदार को मैरिट पर, अपने फेसेस को, अपने यूसी लेवल वर्कर्स को, अपने सोशल मीडिया के लोगों को अकोमोडेट किया है। और मैं ये कहती हूँ कि मीडिया को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज पर उसकी तारीफ करनी चाहिए कि पहली दफा सरमायादारों को, पहली दफा सिर्फ एक सेकेंड सरमायादारों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, ठेकेदारों को, माफिया को टिकट नहीं दिए गए। पहली दफा पैसे की सियासत को खत्म करने की कोशिश। ठीक है कामरान मुर्तजा साहब, पैसे की सियासत को खत्म करने की कोशिश की गई है और किसी रिश्तेदार को, किसी अजीज को टिकट नहीं दी गई है पीटीआई की तरफ से। मेरी बहन ने जो सवाल आपने पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। ये इनका कमाल है। वो कहती हैं जी परफॉर्मेंस बेस्ड हफीज शेख साहब को टिकट दी गई है। जी हाँ, जो कल भी आया उसकी भी परफॉर्मेंस है। वो पाकिस्तान के अवाम चीख रहे हैं हफीज शेख के हाथों, तो ये परफॉर्मेंस है माशाल्लाह। इन्होंने एक बात की कि मौलाना साहब ने अपने भाई को टिकट दे दिया। ये इनको शायद याद नहीं है कि वो एक सूबे के अमीर हैं, और अमीर को अगर टिकट दे दिया, और अमारत ऐसे की जमात में नहीं होती, अमारत जो है ना वो कारकुनों की तरफ से होती है और बाकायदा इलेक्ट होकर आता है और उसकी कुर्बानियां होती हैं। तो उस सूबे का अमीर जो है ना इस तरह से नहीं बन गया जैसे तहरीक इंसाफ में बन जाते हैं या किसी और पार्टी में बन जाते हैं। ये हम जो है ना वो पूरी कुर्बानियां दे के, पूरी जिंदगी दे के जाते हैं। उनका ये भी कहना था, देखिए इजाज चौधरी साहब को टिकट दी गई, इसके अलावा और दीगर नाम जैसे कि उन्होंने फौजी अरशद साहिबा का नाम भी उन्होंने, दामाद और साली का भी बता दें। जी कामरान साहब, दामाद वो दामाद नहीं है, दामाद का शायद कुछ अजीज है और वो कवरिंग है। हमारी उधर वहाँ एक चीज बनती है, जुबैर अली है। पहले हिसाब तो कर लिया करे ना। हमने उनको जो टिकट दिया है JY की सूबाई इमारत की वजह से दिया है, ठीक है, इसके अलावा नहीं दिया। इमरान खान साहब का तो कोई अजीज रिश्तेदार रहता नहीं है। बच्चे जो है ना वो हुए उधर, उन्होंने इंग्लैंड में रहती हैं जाके। बेगम को पता नहीं 1-2 छोड़ चुके हैं और 30 से अभी तक कुछ हुआ नहीं है, वरना वो भी बच्चों वगैरह को देख लेते। आलिया साहबा, दूसरी तरफ एक और मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। मैं जवाब भी दीजिएगा, लेकिन साथ में एक सवाल भी मैं पुट कर दूं कि करप्शन के खात्मे के लिए जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ये ड्राइव है, उसमें ये आपके करप्शन का खात्मा सिर्फ क्या सेनेट के इलेक्शंस की हद तक महदूद है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि हम, जी कामरान साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। आलिया साहब से सवाल है। जी आलिया साहब, इन्होंने कहा कि हम कारकुनों की बात सुनते हैं, तो मैं सिर्फ इतना इनको बता दूं कि मौलाना शिरानी साहब, काजी हुसैन अहमद, उनके साथ इन्होंने जो भी इनसे इख्तलाफ राय रखता है, किस तरह से ये उन्हें पार्टी से निकाल देते हैं। और अब तो वैसे ही JUIF फिक्र करिए, इलेक्शन कमीशन में इनका केस चल रहा है। सर, मैंने कामरान साहब, मैं बड़े आराम से हौसले से बात कर रही हूँ और मैं जवाब भी दे रही हूँ। अब आ जाए जो आपने बात की है, आप किसी की फैमिली के ऊपर बात करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये बात करूं कि आपके ऑफिसेज लिबिया से आई हुई फंडिंग से बने हुए हैं, आप लोगों को और मौलाना साहब को किस तरह से एयरपोर्ट पर रोका गया था नोटों से भरे हुए बैग से, किस तरह से मौलाना साहब अमेरिकन के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि मुझे वजीर आजम बना दो, मैं तुम्हारे सारे एजेंडा को फुलफिल करूंगा। मैं सिर्फ बात ये करूंगी, देखिए जी, मैं बिल्कुल आपको जवाब देना चाहिए था। उन्होंने अपने भाई को, अपनी साली को, अपने दामाद को टिकट क्यों दिए? आपने जवाब दिया, आप आगे कैरेक्टर एसोसिएशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने बताया कि जी वो कहूंगी मौलाना दामाद के अजीज हैं, दामाद नहीं। बातों का
सिर्फ एक सेकंड, मौलाना शिरानी साहब की, काजी हुसैन अहमद साहब की, इन सारी एलिगेशन का जवाब दें और ये भी जवाब दें कि जब आपसे कोई इख्तलाफ राय एलिगेशंस तो किस खैर तरह से आप उसे आलिया साहिबा पार्टी से आपकी निकाल पार्टी देंगे। के और सीनियर जो जो आपके JUIF फाउंडिंग के मेंबर्स थे अंदर उनकी तरफ से भी सिर्फ रहे, एक सेकंड, अकबर एस बाबर साहब हैं, वजीउद्दीन साहब थे, इनके भी देखिए, हम इख्तलाफात तो थे, ये जवाब दे फाउंडिंग रहे हैं। मेंबर्स थे सिर्फ आपके। एक सेकंड हामिद खान एक साहब। सेकंड जी, मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ, देखिए हमने किसी को नहीं निकाला, और ये जब तक बाबर साहब हैं, बाबर साहब मिन्नते तरले करते रहे पीटीआई में आने के लिए। जब हमने कहा कि हमने नहीं रखना तो उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन में चले गए, और अब जो इलेक्शन कमीशन में हम तो कह रहे हैं इनका भी पार्टी का फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, और इनका तो फॉरेन फंडिंग का केस काजी हुसैन अहमद साहब कह रहे हैं, मैं पेश होने को तैयार हूँ कि इन्होंने लिबिया और इराक से फंडिंग लेकर, और सबसे बड़ी बात JUIF का पेशावर के ऑफिस के बाहर तख्ती लगी हुई है कि इन्होंने वो फॉरेन फंडिंग से बनाया है। इसके अलावा उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है मौलाना साहब ने कि वो अपने पैसे जो बाहर से आते थे वो अपने पे खर्च करते रहे। और अगर जो मैंने कहा है, क्या ये अमेरिकन एम्बेसडर के आगे गिड़गिड़ाते नहीं रहे, क्या ये भीख नहीं मांगते रहे कि मुझे वजीर आजम बना दो? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, ये तो सारी दुनिया को पता है। ठीक जी कामरान साहब, ये सारा कुछ इनको जो पता होता है, इनको जो ना जो वो कुछ ये रात को लगाते हैं ना, उनके नतीजे में पता होता है। ये सारी बातें अगर ये हुकूमत में बैठे हैं, ये हुकूमत में बैठे हुए को सारी बातें पता है, तो वो 2.5 साल 3 साल हो गए, ये भी नहीं कि कल परसों जो ना हुकूमत में आए थे, अभी तक ये सारा कुछ निकलवा देते हैं हमें। इनको ये भी नहीं पता कि काजी हुसैन अहमद साहब फौत हो चुके हैं। वो मिक्स कर रही थी हाफिज हुसैन अहमद साहब, जिनका नाम ले रहे हैं वो कोई और साहब है। देखिए, हाफिज हुसैन अहमद साहब की बात कर रही हूँ, मैं क्लियर कर देती ये हूँ। नाम का एजुकेशन लगाने के लिए माहिरीन है ये, मैं इनके बता पास देती एक हूँ जी, एक्सपर्टी है, हाफिज सुन लो, हुसैन इनके अहमद पास एक साहब, आप एक्सपर्टी उनकी है, वो बातों का Point जवाब noted, दीजिए। एक्सपर्टी है। ये लोगों पे इल्जाम लगाएं और क्लाशनकोव की तरह मुंह खोल के जो ना वो इल्जाम लगाते जाएं, सबूत कोई ना हो, फिर यू टर्न ले लें। इनके साथ तो वो चोर डाकू बैठे हुए हैं जो इनके साथ जो जिनके बारे में ये इरशाद फरमाया करते थे। MQM के बारे में इनके इरशादात क्या थे, चौधरी बरादरान के बारे में इनके इरशादात क्या थे, जो आप इनका इंटीरियर मिनिस्टर है उनके बारे में इरशाद क्या थे, जिनको ये चपरासी भी नहीं रख रहे थे। तो इनकी तो ये क्रेडिबिलिटी है कि ये माशाल्लाह जिसके ऊपर जो ना इल्जामात लगाते हैं उसके ऊपर जो ना उसके साथ जाके बैठते हैं, 1 मिनट भी तामुल नहीं करते। वजह सिर्फ एक होती है कि फायदा क्या है। तो ये फायदे के एडमास्टर हैं, इनको अगर अभी फायदा नजर आए ना हमारे साथ, हम अगर इनको इजाजत दे दें कि आज ये हमारे साथ बैठे और इनको फायदा कोई नजर आए, ये जो ना कामरान साहब जरा ये वाजे कीजिएगा कि आपकी नजर में, जी एक सेकंड आलिया साहब, आई एम कमिंग टू यू। ये बताइएगा कामरान साहब कि क्या अब आपको लगता है कि ये जो लेन देन वाला मामला चल रहा है, पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से हम यही शोर सुन रहे हैं कि जी पैसे दिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, ये अब नहीं होगा? बात ये है कि ये जिनके कंधों पे भी जो है ना, ये जिनके सो कॉल्ड कंधों पे ये आते हैं ना, उन्हीं को बदनाम करते हैं। इन्हीं MPs के इन्होंने, इनके प्रेसिडेंट ने वोट लिए थे, उनको पूरा इन्होंने रुसवा किया सरकारी तौर पे। हर रोज इनका जो है ना, जो अटॉर्नी जनरल है उनके बारे में इरशादात फरमा रहा है, और इस तरह के इरशादात फरमा रहा है कि हमको भी शर्म आ जाती है। ये आए थे नेशनल असेंबली के कंधों पे, इमरान खान साहब, तो नेशनल असेंबली के जो है ना उनके बारे में जो इनके इरशादात हैं माशाल्लाह, को सुन के जो ना हमारे जो ना सर झुक जाते हैं। वो अवाम के नुमाइंदे हैं, और अवाम के नुमाइंदों के बारे में इस तरह से फजूल बातें करना। आप लोगों का पूछा था, अभी हमारे साथ एक खातून उधर बैठी थी, मैं इलेक्शन कमीशन से अभी निकल के आया हूँ, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से सुबह ही से। तो वो खातून बैठी थी जिनको यहाँ पे इन्होंने टिकट दिया। टिकट वो देने वाली जो है ना वो पेशावर से बिलोंग करती है, सुबह पख्तूनख्वा से बिलोंग करती हैं, और टिकट उनको जो है ना बलूचिस्तान से दिए। दूसरा नाम आपने लिया था, उसका जवाब इनके पास कोई नहीं है और ना कभी दे सकेंगे। तो ये इनको जो है ना, ये इनसे सवाल एक पूछें, वो स्पीच में जो है वो दूसरा जवाब देना शुरू करेंगे ताकि लोग जो है ना वो सवाल पूछ जाए कि सवाल असल में था क्या। वो 2 लोगों के बारे में पूछिए जो कम से कम 2 लोग हैं, और यहाँ पे आपको पता है कि सूबे में फूट पड़ी हुई है इस वक्त कि भाई आप कहाँ से बाहर से लोग लाके, जो 3 दिन अभी तक पूरे नहीं हुए उनको पार्टी में वो करना है। जी यही पहले सवाल में मेरा हफीज शेख साहब के साथ यही मैंने कामरान साहब पूछा था आलिया साहिबा से। हमने भाई को दिया, भाई हमने चलो बहुत बुरा काम किया, तुम तो अच्छा काम करो, तुम तो मदीने की रियासत बना रहे थे। जी आलिया साहिबा, बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर साहब को जो टिकट दी गई है उसकी क्या एक्सप्लेनेशन बनती है? आप बात कंप्लीट कर लें और ये भी कर लें तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, हमारी तो बलूचिस्तान में खवातीन की कोई सीट ही नहीं है भाई। इनको ये कैसे कह रहे हैं कि वो पेशावर से ताल्लुक रखती है और बलूचिस्तान का हमने उनको टिकट कर दिया है। बलूचिस्तान से सिर्फ एक टिकट दिया गया है।
ये पहले तो मैं इनको क्लियर कर दूं। अब्दुल कादिर और दूसरी चीज मैं इनको सिर्फ इतना बता दूं, पिछली दफा भी उनके पेपर रिजेक्ट हुए थे सुप्रीम कोर्ट से। जी आलिया साहिबा, अब्दुल कादिर साहब को बताइए कि उनको टिकट आपने दे दी, आपकी पार्टी के लोग वहां पे नाराज हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, ये हमारी पार्टी का इंटरनल मसला है, हम अपनी पार्टी के सारे मसले खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इनको किस चीज की फिक्र होनी चाहिए। अगर आलिया साहिबा आपकी पार्टी के लोग पैसे लेकर दूसरी तरफ वोट डाल दें तो वो करप्शन, और अगर नाराज हो तो इंटरनल मामला है। देखिए मेरी एक बात सुने, मैंने आपको सवाए एक बंदे के, और उसका भी मैंने आपको बता दिया कि हमने उनको परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट दिया। आपको कहीं पर लग रहा है हमारे यूसी लेवल के वर्कर्स को, हमारे पार्टी के फेसेस को टिकट दिया, हमने किसी सरमायादार को, हमारी पार्टी फैमिली लिमिटेड पार्टी नहीं है इनकी तरह। इनसे कहें ये लोग अपनी चीजों का जवाब क्यों नहीं देते। जब इनसे कहा जाता है फजलुर रहमान साहब ने अरबों की जायदादें कहां से बना ली, तो ये आगे लेकिन सवाल तो मेरा अब्दुल कादिर साहब को लेकर था। आलिया साहिबा, आपने कहा कि हमारी पार्टी की इंटरनल इश्यूज हैं। बात सुने, देखिए अली मुमताज साहब, एक छोटी सी, आप इनसे ये तो पूछते नहीं है कि आपने फैमिली लिमिटेड पार्टी पूरी सेनेट को बना दी है। देखिए उनसे ये पूछने ना पूछने की वजह मैं आपको आलिया साहिबा बता देता हूँ। आपने प्रेसिडेंट सेट किया है, आप अच्छी पार्टियां, मिसाली पार्टी हैं। आपने कहा है कि हम वो तमाम गलत काम जो बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती चली आई हैं वो हम नहीं करेंगे, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। जी हम बिल्कुल, तो मैं आपको बता रही हूँ इजाज चौधरी साहब कौन है, सैफुल्लाह नियाजी साहब कौन है, फौजिया अर्शद साहिबा कौन है, डॉक्टर जरका कौन है, इसी तरह से हमारी ये जो फलक नाज हैं, नजीब खटक हैं, ऑन बकनी हैं, ये सब कौन है। लेकिन अब्दुल कादिर साहब कौन है? हम तो जानते हैं ना, हमने इनके साथ देखे, अब्दुल कादिर साहब भी पीटीआई का हिस्सा है, उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया हुआ है, और उनको कब से ज्वाइन किया हुआ है, कब से ज्वाइन किया हुआ है आलिया साहिबा, कब से ज्वाइन किया हुआ है? वो तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में थे। देखिए उन्होंने जब भी ज्वाइन किया है हम उनको ऑन करते हैं, और हमने किसी नहीं, लेकिन आपने अभी से उनको ऑन करना शुरू किया है। वो तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से थे, आपकी पार्टी के लोग नाराज ही इसीलिए वो कह रहे हैं जी अभी तो उन्होंने। एक सेकेंड, देयर कैन बी अ सिलेक्टिव, लाइक आप एक सिलेक्टिव चीज के ऊपर, मैं आपको बता रही हूँ कि इतने सारी एग्जांपल्स आपके पास हैं। यू नीड टू आस्क कि हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी ठेकेदार को, किसी घर वाले को टिकट दिया, और द क्वेश्चन इज वेरी पर्टिकुलर। यू नीड टू आस्क, सिर्फ एक सेकेंड, यू नीड टू आस्क वन थिंग के एक सेकेंड, यूसुफ रजा गिलानी साहब तो मुल्तान से थे, वो इस्लामाबाद से कैसे लड़ सकते हैं। इसी तरह से यू नीड टू आस्क पलवशा साहिबा तो चकवाल से थी, वो सिंध से कैसे इलेक्शन लड़ सकती हैं। Things are very different in PTI. PTI के Have you raised an objection in the Election Commission of Pakistan, आलिया साहिबा, कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूसुफ रजा गिलानी साहब की ये दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जो उन्होंने एक रोज पहले जमा करवाई थी, और उनको इस्लामाबाद की टिकट के लिए उनका जो है वो जो दरख्वास्त थी वो एक्सेप्ट हो गई, उनका वोट वहां से यहां जो ट्रांसफर होने की दरख्वास्त थी वो एक्सेप्ट होगी, आपने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं, आपको शायद ये पता है कि इस वक्त इलेक्शन का शेड्यूल इशू हो चुका है। दूसरी चीज, जरा ये बैठे हैं मेरे भाई मुर्तजा साहब, इनसे जरा एक पूछिएगा, मौलाना साहब को दुबई एयरपोर्ट पर क्यों रोका गया था? JUFI को चलें आलिया साहब, we've got to take a short break over here. हमें एक ब्रेक लेनी है। I'll give you the opportunity to ask these questions right after the break. जी हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। कामरान साहब, वक्फे पे जाते हुए आलिया साहिबा जो आपसे सवाल पूछ रही थी उन्होंने 2 मरतबा सवाल पूछा है, बल्कि उस पॉइंट को रेज किया। जी आलिया साहिबा, आपने वही जो माजी के किस्से हैं उनकी आपने बात की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की फंडिंग कहां से आ रही है, एयरपोर्ट पे रोका गया। सामने है, बिल्कुल नहीं, इनको दुबई एयरपोर्ट पे नोटों से भरे हुए बैग से, डॉलर से भरे हुए बैग से रोका गया था। ज़ियाउल हक साहब के दौर में इनको फॉरेन फंडिंग दी गई थी, क्यों दी गई थी ये भी बता दें, और व्हाइट पेपर जो इशू हुआ था उसके अंदर क्या था। और इसके अलावा ये बता दें, ये जो हाफिज हुसैन अहमद साहब की, मैं दोबारा अपनी बात को करेक्ट कर लेती हूँ कि हाफिज हुसैन अहमद साहब की ये जो बात कर रहे हैं, उनको किस बेसिस के ऊपर इन्होंने रिमूव किया था, और जो मौलाना शिरानी साहब हैं उनका इलेक्शन कमीशन में क्या केस चल रहा है, ये सारी बातों का कामरान साहब को जवाब देने दीजिए। जी कामरान साहब, इनको कहे एक एक करके सवाल करें, ये पूरा प्रोग्राम मुझसे कर लें, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। जी कामरान साहब, इनका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। पहली बात ये कहते हैं कि ये जो है ना फॉरेन
فارن فنڈنگ کا الزام کب ان سے پوچھیے کہ سال کون سے کس سال کے حوالے سے الزام لگتا رہی اور اس کے بعد آپ کو حکومت میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے. تو اگر فرض کر لیں کہ پارٹی نے کوئی فارن فنڈ لیا تھا اور فارن ایجنٹ پارٹی ہے 3 سال تک اس نااہل حکومت نے اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ باقی پیریڈ چھوڑ دیجئے 3 سال تک کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک ہے جی. یہ پہلے سوال کا جواب. حافظ حسین احمد صاحب کے سوال کا جواب کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ 1988 میں جو ہے نا کوئی پارٹی نے کوئی فارن فنڈنگ لی تھی جن کا ان کو نکالے جانے کے بعد خیال آیا تو ان سے کوئی اللہ کا بندہ پوچھے کہ اس کے بعد آپ سینیٹر ایم این اے پارٹی کے ٹکٹ پہ کیوں بنتے رہے؟ اس وقت آپ کو کیوں خیال نہیں آیا؟ ٹھیک عالیہ صاحب یہ کہتے سوال بھی سن لیجیے نہیں سر ساری باتوں کا اکٹھا جواب دے دیجیے. پھر یہ آپ کی دبئی جالوں سے بڑا بیگ ہوتا چلے یہ آپ کے 3 سال میں تو نہیں ہوا نا. اس سے پہلے کی بات کوئی آپ الزام لگا رہی ہوگی. چلے بات آپ کی مان لیتے ہیں کہ آپ مدینے والے ہیں اور سچ بولتے ہیں. سن لیجیے آرام سے سن لیجیے. آپ مدینے والے ہیں اور سچ بولتے ہیں تو یہ سچے لوگوں یہ کم از کم یہ 3 سال میں اس پہ آپ کو تو کوئی مقدمہ کرنا چاہیے تھا نا. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو جو نہیں کیا وہ خالی زور سے تیز بولنے سے جو ہے نا وہ ایلیگیشن ثابت عالیہ صاحب اب اگر کرنا پڑتا. آپ کے سوالات مکمل ہوں تو میں ایک سوال جو میرا پینڈنگ چل رہا ہے میرا ایک پینڈنگ سوال چل رہا ہے عالیہ صاحب آپ سے. میرا پینڈنگ سوال یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا آپ نے اعتراض اٹھایا ہے کہ وہ کہاں سے ہیں اور اسلام آباد کے نشست پہ وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. میرا سوال یہی تھا وقفے سے پہلے کہ آپ نے چیلنج کیوں نہیں کیا اس کو؟ اور میں نے آپ کو اسی کا جواب یہ دے دیا ہے کہ اس کا جو ہے سینٹ کا جو شیڈیول ہے وہ جاری ہو چکا ہے. ٹھیک ہے اور ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ ضرور کریں گے. ابھی تو الیکشن کمیشن کی طرف سے فائنل فہرست آنی ہے. فائنل فہرست سے پہلے آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ تو ظاہر ہے آپ ویٹ کر لیں نا جی. آپ ویٹ کر لیں. ابھی تو یہ سارے کوسچنز ریز ہو رہے ہیں. یہی تو میں بتا رہی ہوں. ایک دن پہلے کیا ہوتا ہے انہی کا بیٹا ٹویٹ کرتا ہے. ان کا بیٹا کیا ٹویٹ کرتا ہے کہ ان کا ووٹ ٹرانسفر نہیں ہو رہا ملتان سے اسلام آباد. اگلے دن جو پیپلز پارٹی لسٹ ایشو کرتی ہے اور آج کیا ہوتا ہے آج پوری پی ایم ایل این جو ایک دفعہ کالے کوٹ پہن کے سپریم کورٹ کے اندر ان کو نااہل کرا کے بھنگڑے ڈال رہی تھی آج وہی ان کو لے جا کر الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ ان کے نامینیشن پیپر سائن کری ہوتی ہے. یہ ہے تبدیلی. اور دوسری بات جو مرتضیٰ صاحب نے کہی اور بڑے آرام سے میرا تو خیال تھا کہ یہ جو ہمارا شو آف ہینڈ ہے اس کے اندر یہ JUIF کے یہ ان کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں. یہ مجھے کوئی سالڈ ریزننگ بتائیں گے. ان کو یہ پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے 2017 کے بعد کہ ساری پارٹیز کو اپنے فنڈز کی ڈیٹیلز الیکشن کمیشن میں جمع کرانی ہے. اس کے باوجود بھی ویٹ میں نے ٹوکا نہیں تھا. کامران صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا آپ اس کا بھی جواب پلیز دیجیے گا اور صدارتی ریفرنس کی جو پوزیشن ہے اس پر بھی بات کیجیے گا. 2017 میں سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے اس کے تحت ساری پارٹیز کو اپنے فنڈنگ کی ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں. اگین الیکشن کمیشن کوئی ایسی چیز نہیں کرتا تو PTI موو کرتی ہے اور اب بھی PTI نے موو کیا ہے. اور جو دوسری الیکشن کمیشن میں انہی کے پارٹی کے اگینسٹ کمپلینٹ ہے وہ مولانا شیرانی صاحب کی طرف سے ہے. تو یہ ساری باتوں کا جواب وہاں پر دیکھ لیں. اب مجھے یہ بتائیں گے کہہ رہے ہیں کہ تب یہ ہوا تو اب نہیں ہوا. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا انہوں نے کس طرح سے اربوں کی جائیداد مولانا صاحب نے ان کے پاس کیا اس کی جسٹیفیکیشن ہے. ان کے بھائی ابھی بھی نیب میں مطلوب ہے. ان کے قریبی لوگ نیب کے اندر ان کی ساری ڈیٹیلز کے ساتھ موجود ہیں. تو یہ کس چیز کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں. یہ سارے کیسز چل رہے ہیں اور سارے کیسز روشنی ڈالیے گا بیکاز قانونی اعتبار سے صدارتی ریفرنس کی کیا پوزیشن ہے وہ آپ ایکسپلین بہتر کر سکیں گے. اس میں ایسا ہے کہ ان کی باتوں کا جواب دے دوں. جی جواب دے دیں پھر اس کے بعد صدارتی ریفرنس کی بات کیجیے. جی کامران صاحب. جی ایسا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے بھائی نیب کو مطلوب ہے فلانا مطلوب ہے یہ ایسا نہیں ہے. یہ اس طرح سے جو ہے نا ان کے علم جو ہے نا کم ہونے کی وجہ سے اس طرح سے باتیں کرتی ہیں. نیب کو اگر کوئی مطلوب ہوتا تو وہ اریسٹ ہو جاتا. تو اس طرح سے باتیں کرنے سے پہلے سب سے زیادہ جو توجہ ان لوگوں پہ دی جاتی ہے جو پاکستان میں گزشتہ 2.5-3 سالوں میں سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ وزیر اعظم کا اپنے ترجمانوں پہ توجہ دینا ہے یا ان کا اجلاس بلوانا ہے. اس لیے باقی چیزیں ساری خراب ہیں اور ترجمانوں کو بھی اس وقت معاملات ٹھیک رہتے ہیں
जहाँ तक उनको फीड कर देते हैं वो फिर वो सुई वहीं पे चढ़ी रहती है, उसके अलावा उनके पास है ना किसी बात का जवाब नहीं होता। कादर साहब के मामले का जवाब मांगा कोई नहीं है, दूसरा नहीं है, इनसे बात कादर साहब की होती है, जवाब मौलाना साहब आ जाते हैं, इनके आसाब पे सवार है। अब दूसरी बात आप कर रहे थे कि इसमें जो सदारती रेफरेंस है, सदारती रेफरेंस हुआ ये कि इनको 27-28 अक्टूबर को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया। वो बिल आज भी पेंडिंग है, बाबर अवान साहब के दस्तों से पेंडिंग है, और ये मामला अभी पेंडिंग था। इसके बाद इनको अचानक एक फाइन मार्निंग पे जो है ना ख्याल आया कि नहीं, इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेते हैं, एक तरफ का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खुद कराना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से जाके ओपिनियन लेते हैं कि ये जो इलेक्शन है सेनेट के अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है या अंडर दी एक्ट है। वो ओपिनियन मामला पेंडिंग था, तो तीसरा इन्होंने काम वो कर दिया, उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए जो है ना वो अमेंडमेंट भी कर दिया और उन्होंने प्रिज्यूम कर दिया, प्रीएम्प्ट कर लिया कि ये इलेक्शन जो है ये अंडर दी एक्ट है। तो इस वक्त तक सूरत हाल ये हुई कि कंडीशनली उसमें कंडीशनैलिटी अटैच है उस आर्टिकल के साथ कि कंडीशनली जो है ना वो उन्होंने कहा कि पार्टी लीडर या उसका नामिनी वोट देख सकता है, मगर सब्जेक्ट टू ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये इस वक्त तक मामला है, मंडे को लगा हुआ है ये केस, और मंडे को चलेगा जाहिर है, उसके बाद 2-4 दिन और चलेंगे, उसके बाद जो भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट देगी आपकी नजर में एज पर योर नॉलेज आपको लगता है कि ये इस पर ये सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो स्टैंड करेगा? देखिए ये प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। मैं एक वकील के तौर पे जो ना मैं ये जरूरत नहीं रखता कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी। ये तो कंडीशनली ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो ये होगा, हम नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट अब 1 फरीक को तकरीबन सुन चुकी है, मंडे कर लेंगे, उसके बाद जो है ना वो दूसरी तरफ से जो लोग अपोज कर रहे हैं वो आ जाएंगे, या इनको 3 एडवोकेट जनरल 3 सूबे जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं और चौथा सूबा जो है इनको अपोज कर रहा है, और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी स्टैंड वो है जो हमारा स्टैंड है। ठीक, आलिया साहबा, फैसल वाडा साहब के बारे में सब सवाल पूछ रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। MNA हैं, कौमी असेंबली में मेंबर हैं, PTI के मिनिस्टर हैं, उनसे आप वो सीट खाली करवाएंगे? उनको सेनेट का आपने टिकट दे दिया है, सब ये कह रहे हैं जी इसलिए किया जा रहा है कि उन पर केसेस थे जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने जो है वो उनको उन केसेस में से निकालने के लिए, रिलीफ देने के लिए उस तरफ वो सेनेट की टिकट दिलवा दी है कि सेनेटर बन जाए। डुअल नेशनलिटी का केस है, ये मसला है। देखिए जी, जितनी मर्जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर लें, मर्जी है इन लोगों की और जितना मर्जी वो कर लें, द रीजन इज ओनली दिस थिंग कि हमें अच्छे स्पोक पर्सन चाहिए, हमें आपके पास ऑलरेडी अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं सेनेट के अंदर। आपके पास देखें, आपके पार्टी वर्कर्स, आपने खुद कहा है, सैफुल्लाह नियाजी साहब, एजाज चौधरी साहब, ये तमाम, फैसल वाडा साहब, हफीज शेख साहब, तो वो क्या, दे आर गुड वॉइसेस, दे स्पीक व्हेन दे हैव टू स्पीक, वो बात करते हैं, नुमाइंदगी बड़ी जबरदस्त करते हैं आपकी। वी नीड मोर वॉइसेस लाइक फैसल वाडा इन सेनेट, वी नीड मोर सेन वॉइसेस देयर। और हमारा जाहिर है, देखिए हमारी जितनी अच्छी नुमाइंदगी नेशनल असेंबली के अंदर है उतनी ही हम अच्छी सेनेट के अंदर लेकिन आलिया साहबा, हु वुड लेट गो ऑफ अ नेशनल असेंबली सीट एंड रिप्लेस इट जस्ट बिकॉज कि जी हमें एक आवाज वहां पे चाहिए, बात करने के लिए एक बंदा चाहिए वहां पे? देखिए मेरी एक बात सुने, अगेन देखिए ये अगेन मैं अगेन ये कह रही हूँ, एक पार्टी वर्कर को टिकट देने पे एतराज है आप लोगों को ये एतराज है। देखिए ये हमारी पार्टी के डिसीजंस हैं और हमें पता है कि हमारी पार्टी के लिए कहाँ क्या बेहतर है। हम मैरिट पर देते हैं तो आप ये कहते हैं इसको क्यों दे दिया, उसको क्यों नहीं दे दिया। पिक एंड चूज नहीं हो सकता, देयर इज ओनली वन लाइन। वो हमारी पार्टी का फेस है, वो हमारी पार्टी का एसेट है। हमने अपने जितने टिकट दिए हैं वो सारे के सारे मैरिट पर दिए हैं। कोई फैमिली लिमिटेड पार्टी नहीं है, कोई दोस्त, कोई दामाद, साली, भाई नहीं आ रहा। यहाँ पर सारे पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई के लोग अकोमोडेट हो रहे हैं। बात हो रही थी यहाँ पर, मतलब लेकिन साथ में ये भी बता दें कि अगर कोई आपका नाराज रुकन आपको वोट नहीं देता तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये बिक गया, इसने पैसे लिए हैं। देखें सिर्फ एक सेकेंड, मेरी एक बात सुने। हम तो चाहते ही यही है कि पैसे की सियासत खत्म हो, हम तो चाहते ही यही है कि ऐवान बाला का तकद्दुस बहाल हो, हम तो चाहते ही यही है कि अवाम के नजरों में जिस तरह से अवामी नुमाइंदे गिर चुके हैं, एक दफा दोबारा उनका वो एहतराम अवाम की नजर में बहाल हो। अवाम को अब ये लग रहा है कि हमारे अवामी नुमाइंदे कोई बिकाऊ माल है कि जो आएगा उनकी बोली लगाएगा। देखें हॉर्स ट्रेडिंग की जो टर्म है हम उसको खत्म करना चाहते हैं। हम उन लोगों में से
से नहीं है कि हम अमेरिका, ठीक है, लेकिन आलिया साहब, it is equally important कि सेनेट के साथ साथ जो और हम सेनेट को बेचेंगे, सरकारी दफातर में लेन देन चलता है, जो वहां पर बिकाऊ सिलसिला चलता है, उसको भी आप खत्म करें, करप्शन को माशरे से खत्म करें, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपकी भी अच्छी रिपोर्ट शाया करे। मैं सिर्फ एक बात बता दूं, और वो बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारा स्लोगन है शफाफियत का, हमारा स्लोगन है एहतसाब का, हमारा स्लोगन है करप्शन से पाक माशरे का। ये स्टेप्स हैं, ये बेबी स्टेप्स हैं इन सारी चीजों की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता यही करते करते हम इस सियासत से, हम ये जितने भी आपने इदारे गिनवाए हैं, हमने पहले ही ये कहा था कि हम इदारों को डीपॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, हम इदारों से ये सारी खराबियां दूर करना आई होप, कामरान साहब की तरफ जाने से पहले, आई होप कि these baby steps do not stay baby steps till 2023 and they grow up. ऐसा कुछ बिल्कुल जी, ये बिल्कुल ऐसी, आई एम अश्योरिंग यू, दिस इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, दिस इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। वो जी कामरान मुर्तजा साहब, देते हैं वो तबाही की है इस मुल्क की इन्होंने बेबी स्टेप से, कि अल्लाह ही है जो अभी हमें जो है ना 5-10 साल में जो है ना पूरे स्टेज से निकाल पाएगा। ये देखिए, ये झूठ बोलने का, इन्होंने एक तो मदीने का नाम लेते हैं और उसने मदीने की रियासत बनाई है, उसके बाद झूठ बोलने का इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। ये माने कि उसके पास वादा, दीदी आई एम कमिंग टू आलिया साहब, जिस दिन उसने नॉमिनेशन पेपर फिल किए थे उसके पास नेशनलिटी थी, अब उसकी सीट वो जाती है, वहां पे वो एक्सपोज होता है, उसको टेक्निकली वहां से रिजाइन करवा के, अब कि वो पैसे वैसे ज्यादा लगाता है इनके पास, वो इनका एटीएम है दूसरा जहांगीर तरीन के बाद, वो चीनी चोर के बाद, चीनी चोर के खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, हालांकि उस वक्त बड़ा ड्रामा भी किया। जवाब दे लेने दे जी, वैसे एक चीज का तो क्रेडिट देना पड़ेगा कामरान साहब, पीटीआई को सुनने में आ रहा था, सिर्फ एक सुनने में आ रहा था कि जहांगीर तरीन साहब की फैमिली में या उनके बेटे को भी टिकट दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी आलिया साहिबा, उसके बाद दे देंगे, फिर कहीं और जाके सिर्फ ये बता दूं और इंश्योर करा दूं कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, ना वो बिकते हैं ना किसी को बिकने देंगे, और ये मैं बता दूं, ना हमारी पार्टी में से कोई कश्मीर को मेटी पे बिकेगा, ना डीजल के परमिट पे बिकेगा, ना ये कहेगा कि औरत की हुक्मरानी कबूल नहीं है और फिर औरतों के पाँव में बैठ जाएगा। हम उन लोगों में से बिल्कुल नहीं है ये, और हम ना 44 लाख की लस्सी पिएंगे और ना अवाम को कश्मीर कमेटी के नाम पर धोखा देंगे। लेकिन ये बेबी स्टेप्स वाले वर्ड्स वापस ले लीजिए आलिया साहिबा, वरना पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग योर गवर्नमेंट अ बेबी गवर्नमेंट। सिर्फ एक सेकंड, इस्लाम के नाम पर सियासत करना ये इनका वतीरा है। ये हमें जितनी मर्जी रियासत मदीना की ताने दे ले, रियासत मदीना यही है, कंपैशन एम्पैथी जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये नहीं है कि इस्लाम के नाम पर डॉलर लूटो, इस्लाम के नाम पर मजलिसों के बच्चों को इस्तेमाल करो, इस्लाम के नाम पर सियासत करो और लोगों को इस्लाम के नाम चलें, we've got to close the program। जी आलिया साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। कामरान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।